नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का देश दीपक इजी लर्निंग में। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड कक्षा 7 गणित के अध्याय 10 जो कि चतुर्भुज पर या क्वाड्रिलैटरल पर आधारित है। तो इस अध्याय में हम लोग क्या सीखेंगे? इस अध्याय में हम लोग सबसे पहले चतुर्भुज को समझेंगे कि चतुर्भुज क्या होता है। इसके बाद चतुर्भुज के अंगों के संबंध में चर्चा करेंगे कि क्या उसमें हमको जानना है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, उसके संबंध में समझना है। इसके पश्चात हम बात करेंगे चतुर्भुज के विभिन्न प्रकारों के कि कितने टाइप्स के चतुर्भुज होते हैं, कितने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कुछ विशेष प्रकार के चतुर्भुजों के प्रगुणों के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में, और उन गुणों को पढ़ते हुए तब इस अध्याय के जो भी अभ्यास प्रश्न हैं उन अभ्यास प्रश्नों को हम लगाएंगे। यहां पर देखिए, चतुर्भुज किसे कहते हैं, यहां पर क्वाड्रिलैटरल किसे कहते हैं। चतुर्भुज, तो चतुर्भुज का मतलब जिसमें चार भुजाएं होती हैं। तो ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं होती हैं, चार कोण होते हैं और चार शीर्ष होते हैं, उनको हम चतुर्भुज कहते हैं। यहां पर अब देखिए, हमने लिखा है कि चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति। तो यहां पर एक रेखाखंड हो गया, ये दूसरा रेखाखंड हो गया, ये तीसरा रेखाखंड हो गया और ये चौथा रेखाखंड हो गया। ये सभी एक दूसरे को कहीं न कहीं पर काट रहे हैं। इसी प्रकार से अन्य कोई आकृति हो सकती है। यहां पर भी चार रेखाखंड ले रहे हैं और यहां पर भी चार रेखाखंड के द्वारा यह बंद आकृति प्राप्त हो रही है। तो चार रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। और यहां पर प्रत्येक चतुर्भुज में, अब चतुर्भुज देखिए, यहां पर इस प्रकार का हो सकता है, इस प्रकार का हो सकता है, या इस प्रकार का हो सकता है, या इसके अलावा यह इस प्रकार का चतुर्भुज हो सकता है, यह ए बी सी डी के रूप में हो सकता है, या यहां पर यह इस प्रकार का चतुर्भुज हो सकता है। तो यहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के चतुर्भुजों के संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए कि चतुर्भुज के क्या बातें हमको समझनी है। चार रेखाएं भिन्न भिन्न स्थानों पर एक दूसरे को काट रही हैं और उनसे शीर्ष का निर्माण हो रहा है। जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं वहां पर कोण निर्मित हो रहा है। तो सबसे पहले चतुर्भुज में चार भुजाएं हैं। ए बी, यहां पर ए बी भुजा है, फिर यहां पर बी सी भुजा है, फिर सी डी भुजा है और फिर यहां पर डी ए भुजा है। तो यहां पर चार भुजाएं हैं। फिर देखिए, यहां पर चार शीर्ष हैं। यहां पर शीर्ष ए है, शीर्ष बी है, शीर्ष सी है और शीर्ष डी है। तो शीर्ष या वर्टेक्स क्या होता है चतुर्भुज के संबंध में? जहां पर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, उस प्रतिच्छेद बिंदु को हम चतुर्भुज का शीर्ष कहते हैं। फिर यहां पर चार कोण बन रहे हैं। यहां पर कोण ए है, यहां पर कोण बी है, यहां पर कोण सी है और यहां पर कोण डी है। तो चार भुजाएं, चार शीर्ष और चार कोण होते हैं। यह प्रत्येक चतुर्भुज में होगा। फिर देखिए बेटा, यहां पर संलग्न भुजाएं क्या होती हैं, एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं। ऐसी दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है, ऐसी दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है उसे संलग्न भुजा कहते हैं। जैसे एक रेखा हमने इस तरह से खींचा और यहां पर लिख दिया कि यह ए बी है, दूसरी रेखा यहां पर इस प्रकार से खींचा और इसको लिख दिया कि यह ए डी है। तो अब ए बी और ए डी का एक उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है? ए है। तो ऐसी दो भुजाएं जिनका एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है उसको हम क्या कहते हैं? संलग्न भुजाएं कहते हैं। और इस प्रकार से संलग्न भुजाओं के चार जोड़े हमको प्राप्त होते हैं। यहां पर देखिए, यह ए बी और ए डी, ए बी और ए डी, यह दोनों संलग्न भुजाएं हैं। फिर ए बी और बी सी, जब इसको लेंगे ए बी को तो ए बी और बी सी। फिर देखिए बेटा, बी सी और सी डी, यह संलग्न भुजा हो जाएगी। फिर सी डी और डी ए, सी डी और डी ए, यह संलग्न भुजा हो जाएगी। एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, इस बात को आपको याद रखना है। फिर आसन्न कोण या संलग्न कोण किसे कहते हैं? ऐसे कोण युग्म जिनमें एक भुजा उभयनिष्ठ हो उसको संलग्न कोण कहते हैं। तो यहां पर देखिए, संलग्न कोण को समझने के लिए
हमने कहा कि ऐसे दो कोण युग्म जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ होती है। तो यहां पर AB और CD यह लिख दिया। अब अगर भुजा AB ले रहे हैं, देखिए यहां पर भुजा AB हमारा रेफरेंस भुजा है। तो अब कोण A और कोण B, यहां पर कोण A व कोण B यह दोनों क्या हो जाएंगे, यह दोनों संलग्न कोण हो जाएंगे। और यहां पर यह भुजा क्या हो जाएगी, यह उभयनिष्ठ भुजा हो जाएगी या कॉमन साइड हो जाएगी। इसी प्रकार से कोण B और कोण C हो जाएगा, कोण D और कोण A हो जाएगा। फिर इस तरह से 4 जोड़े यहां पर भी हमको संलग्न कोणों के प्राप्त हो रहे हैं। फिर सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाओं को हम सम्मुख भुजाएं कहते हैं। जैसे हमने एक चतुर्भुज लिया, यह चतुर्भुज है ABCD। तो AB के सामने की भुजा क्या है? CD है। तो यहां पर AB व CD यह सम्मुख भुजा है। फिर देखिए यहां पर अब BC व और यहां पर हो गया DA या AD। तो सम्मुख भुजाएं आमने सामने की भुजाओं को हम क्या कहते हैं? सम्मुख भुजाएं कहते हैं। फिर बात आती है कि सम्मुख कोण क्या होते हैं? सम्मुख कोण आमने सामने के कोण को, कोण A का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा? कोण C हो जाएगा। कोण A के सामने कौन सा कोण है? कोण A के सामने कोण C है। इसलिए यहां पर आमने, और B के सामने क्या है? B के सामने यहां पर कोण D है। तो सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण के संबंध में हमको जानना है। फिर बात आती है कि विकर्ण क्या होता है या डायगोनल क्या होता है। तो यहां पर देखिए बेटा, डायगोनल किसे कहते हैं? दो विपरीत शीर्षों को, दो विपरीत जो शीर्ष होते हैं उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है वह विकर्ण कहलाती है। यहां पर हमने एक चतुर्भुज लिया, यहां पर यह चतुर्भुज है ABC और D। तो A का विपरीत शीर्ष C है। अब A को C से मिला दीजिए। तो यहां पर विकर्ण क्या हो गया? यहां पर एक विकर्ण हो गया AC। और B का यहां पर विपरीत शीर्ष क्या होगा? B का विपरीत शीर्ष यहां पर हो जाएगा यह D, और विकर्ण यहां पर किसके बराबर हो जाएगा? BD के। तो दो विपरीत शीर्षों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है और प्रत्येक चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं। अब हम चतुर्भुज के अंतःकोण, बाह्य कोण, अंतःभाग और बहिर्भाग के संबंध में चर्चा करेंगे। यहां पर अभी जब हमने बताया कि प्रत्येक चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, तो वहां पर हमने बात किया था अंतःकोण के संबंध में। तो अंतःकोण क्या होता है? किसी भी चतुर्भुज में जब संलग्न भुजाएं होती हैं तो संलग्न भुजाओं से बने कोणों को हम अंतःकोण कहते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर हमने 4 रेखाएं लिया हुआ है, L, M, N और Q। और इन 4 रेखाओं के काटने से एक बंद आकृति ABCD प्राप्त हो रही है। तो यहां पर कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, यह चारों कोण यहां पर अंतःकोण हैं। तो अब यहां पर देखिए कैसे पढ़ेंगे इसको? कोण BAD, यहां पर जो कोण A बन रहा है इसी कोण को हम लिख सकते हैं कोण यहां पर BAD। तो जो बीच में शब्द लिखा जाता है वही कोण को प्रदर्शित करता है। अगर हमको यहां पर B के संबंध में चर्चा करना है, कोण B, तो यह कोण B बराबर हो जाएगा कोण ABC। अब इसका मतलब है कि इस कोण B के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। तो जो भी संलग्न भुजाएं हैं, यहां पर संलग्न भुजा, यहां पर देखिए एक AB भुजा है और AD भुजा है। तो यहां पर कोण A बन रहा है। फिर देखिए AB भुजा है और BC भुजा है, यहां पर कोण B बन रहा है। BC भुजा और CD भुजा है, यहां पर संलग्न कोण C बन रहा है। तो यह कोण CABCD, यह जो चारों कोण हैं वह अंतःकोण है या इंटीरियर एंगल हैं। अब यहां पर देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या होता है?
या बाह्य कोण किसे कहते हैं। यहां पर यदि एडी रेखा को ए की ओर आगे की तरफ बढ़ाएं तो आगे की तरफ बढ़ाने पर यहां पर जो कोण बन रहा है इसको हम बाह्य कोण कहेंगे। और फिर आप याद रखिए कि यहां पर भी एक कोण बन रहा है और इन दोनों का योगफल कितने के बराबर होगा, 180 अंश के बराबर होगा। तो यहां पर कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 यह बाह्य कोण है। अब AB रेखा को यहां पर आगे की ओर बढ़ाया गया है तो यहां पर जो कोण बन रहा है अब इसको कहेंगे CB और यहां पर कोई नाम दे दीजिए कि X है। तो CBX यहां पर बाह्य कोण है। फिर BC रेखा को क्रमिक रूप से अगर हमने Y तक बढ़ा दिया है तो यहां पर DCY यह कोण बाह्य कोण है। इसी प्रकार से CD रेखा को यदि हमने आगे की तरफ Z तक बढ़ा दिया है तो यहां पर बनने वाला कोण ADZ यहां पर जो चौथा कोण है यह बाह्य कोण बनाएगा। तो इस तरह से 4 बाह्य कोण होते हैं, 4 अंतः कोण होते हैं। अब हम समझते हैं कि किसी चतुर्भुज में अंतः भाग क्या होता है, इंटीरियर पार्ट क्या होता है और एक्सटीरियर पार्ट क्या होता है। तो 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को आपको बताया कि जब यह आकृति बंद हो जाती है तो इस प्रकार की बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। यहां पर ABCD, यह ABCD एक बंद आकृति हो गई। अब यहां पर जो शेडेड रीजन है, जो यहां पर छायांकित भाग है, यह इसका अंतः भाग कहलाएगा या इंटीरियर पार्ट कहलाएगा। और यहां पर यह X और Y यह कहां पर स्थित हैं, यह अंतः भाग में स्थित हैं। और यहां पर PQ और R यह 3 बिंदु लिए हैं, यह कहां पर हैं, यह बाह्य भाग में स्थित हैं। तो चतुर्भुज के अंदर जो भी बिंदु स्थित होते हैं या चतुर्भुज के अंदर के भाग को अंतः भाग और उसके बाहर जो भी है क्षेत्र, उसके बाहर का क्षेत्र वह बाह्य भाग कहलाएगा। जैसे आपने मकान बनवाया है तो मकान के आप अंदर हैं तो अंतः भाग में हैं, और जैसे ही मकान से बाहर आ गए, मैदान में आ गए, तो आप मकान से बाहर हो गए, बाह्य भाग में हो गए। तो ये बात हमको समझ लेना है। अब यहां पर अब हम चर्चा करेंगे कि चतुर्भुज के प्रकार क्या होते हैं, और यहां पर विशेष रूप से उन्हीं चतुर्भुजों की बात होगी जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो चतुर्भुज को हम उनकी टाइप्स में किस प्रकार से विभाजित करते हैं, यहां पर 2 बातें आपको याद रखना है कि भुजाओं और कोणों के आधार पर, यहां पर भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर चतुर्भुजों को उनका विशेष नाम दिया जाता है, और उसमें सबसे पहला है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। और समांतर भुजाएं क्या होती हैं? समांतर भुजाएं ऐसी भुजाओं को कहते हैं जिनके बीच की दूरी सदैव एक समान होती है। तो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी है कि वह बराबर होती हैं। तो यहां पर ABCD यह एक समांतर चतुर्भुज तब होगा जबकि AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD और BC पैरेलल टू किसके हो जाएगा? AD के। तो ये पहला गुण हुआ, ये पहला गुण होना चाहिए। फिर दूसरा क्या होना चाहिए? AB यह बराबर किसके होना चाहिए? CD के। AB बराबर CD। और फिर BC बराबर क्या होना चाहिए? यहां पर DA या AD के। तो जब यह 2 गुण होगा चतुर्भुज में, तब जाकर के वह समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। फिर दूसरा यहां पर आयत है या रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल भी एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। इस विशेष प्रकार के समांतर चतुर्भुज में गुण क्या होता है? यहां पर पहली प्रॉपर्टी तो एकदम सेम वही है। यहां पर AB पैरेलल टू CD और BC पैरेलल टू DA, ये पहली प्रॉपर्टी एकदम से एग्जिस्ट करती है। फिर दूसरी प्रॉपर्टी जो आपको बताया हुआ है कि यहां पर AB बराबर यह CD है,
और BC यह बराबर DA है। ये दूसरी प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करेगी। तो इन दोनों प्रॉपर्टी के साथ अब यहां पर एक तीसरी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी कि यहां पर कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D यह बराबर किसके होगा? 90 अंश के होगा। तो यहां पर यह प्रत्येक कोण अंतः कोण 90 अंश के बराबर होगा। और जब उच्च कक्षाओं में आप पहुंचेंगे तो वहां पर बताया जाएगा कि केवल एक कोण इसमें से 90 अंश हो जाए तो अन्य सभी कोण स्वतः 90 अंश के हो जाते हैं। फिर यहां पर सम चतुर्भुज है। अब सम का मतलब बराबर, सम का मतलब हो गया बराबर चतुर्भुज। तो ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर भी होनी चाहिए। तो यहां पर अब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यह भुजा, यह भुजा, यह भुजा और यह भुजा, चारों भुजाएं आपस में बराबर हो गई। और यहां पर AB पैरेलल टू CD और फिर आगे क्या हुआ? आगे यहां पर हुआ कि DA पैरेलल टू BC। तो यह आमने सामने की भुजाएं समांतर होनी चाहिए और साथ ही साथ चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो ऐसे चतुर्भुज को हम सम चतुर्भुज कहते हैं। फिर वर्ग की बात आती है। वर्ग भी एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज है। अब यहां पर क्या प्रॉपर्टी है? देखिए, यहां पर चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। यहां पर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यह चारों भुजाएं यहां पर बराबर हैं। लेकिन अगला एक गुण यहां पर आ जा रहा है कि कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D और यह बराबर किसके होगा? 90 अंश के। यह चारों कोण कितने अंश के हो जाएंगे? यह चारों कोण 90 अंश के हो जाएंगे। अब अगली बात आती है कि हम समलंब किसे कहते हैं या ट्रेपेजियम क्या होता है। तो यहां पर देखिए बेटा, समलंब क्या होता है। यहां पर पांचवा प्रकार है समलंब। समलंब, इसके बारे में समझते हैं। अब देखिए, यहां पर यदि किसी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं, यहां पर यह AB भुजा है, यह CD भुजा है, आमने सामने की भुजाएं समांतर हो, यहां पर AB और CD, AB यह पैरेलल टू CD है। तो यहां पर चारों भुजाओं में से कोई एक युग्म समांतर यदि होता है तो ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब कहते हैं। और यहां पर इनके बीच यह ऊंचाई होती है या दूरी होती है दोनों रेखाओं के। अगर इसको DN और CM कह दें तो यह DN और CM बराबर होगा। तो समलंब में आमने सामने की या भुजाओं का एक युग्म समांतर होगा और दो युग्म समांतर भी होगा और असमान भी होगा। तो इस प्रकार से यह समलंब कहलाएगा। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो उपयोगी लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ यदि आप किसी प्रकार की परेशानी या और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप वहां पर कमेंट अवश्य करें।